हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल, जो मुझे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में है। क्वेश्चन ये है कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो कनाडा में हैं और जो नहीं भी हैं, जो आना चाहते हैं, उनके भी मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो उसी के बारे में ये आज का ब्लॉग होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि सब जानना चाहते हैं कि क्या ओंटारियो में पीआर लेना या पीएनपी लेना पॉसिबल है या नहीं। क्या ओंटारियो में पीआर हो जाती है? तो उसके रिलेटेड मैं आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मोस्ट ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो ओंटारियो ही आती है। इट्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, जहाँ बहुत और भी सारी कंट्रियों से जो लोग आते हैं वो ज्यादातर ओंटारियो ही आते हैं। ठीक है, तो सारे लोगों के दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आता है कि क्योंकि जब पता है होता क्या है कि जब आप आके किसी जगह पे रहना शुरू कर देते हो, जैसे लेट्स से आप ओंटारियो में आते हो, क्योंकि आपके लिए कनाडा बिल्कुल नया है। जब आप नए आ रहे हो, ओंटारियो आपके लिए एक नई प्रोविंस है, नई जगह है, जिसमें सेटल होने के लिए आपको टाइम लगेगा, राइट। जब आप उस जगह में 6 महीने या साल निकाल देते हो, फिर आप थोड़े से सेट हो जाते हो, बट उस स्टेज पे आपको फिर ऐसे लगता है आके कि यार अब मैंने ना इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पे 2 साल रह चुका हूँ या 3 साल रह चुका हूँ, अब मैं मूव नहीं होना चाहता। क्योंकि जब आप मूव होते हो ना, डजेंट मैटर कि वो आप कनाडा के अंदर ही हो, बट वो प्रोविंस आपके लिए बिल्कुल नहीं होती है। वो ऐसे लगता है कि आप नए ही आए हो कनाडा, क्योंकि वहां पे आपको कोई जानता नहीं है, आप किसी को। फिर वहां पे ऐसा होता है कि आपको अकोमोडेशन ढूंढनी, ठीक है, जॉब ढूंढनी, तो सब कुछ बेसिकली वैसा ही हो जाता है जैसे आप नए आए थे जिस टाइम पे कनाडा में। ठीक है, तो उस वजह से लोग ना ऐसे सोचते हैं। फिर उस टाइम पे बंदा ना मूव करने को बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना शुरू कर देता है। फिर जब लास्ट पॉइंट में आके उनका वर्क परमिट खत्म होने वाला होता है, तब ये फील होता है कि यार नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, मेरे को मूव होना पड़ेगा। फिर उस टाइम पे बंदा मूव होता है। ठीक है, तो इसीलिए सारे ना मोस्टली जानना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता क्या है कि जब तुम्हें पता हो कि ओंटारियो में तुम्हारा मुश्किल होने वाला है काम पीआर के लिए, तो बंदा सोचता है कि यार ओंटारियो में टाइम, मेरा ओंटारियो में क्या है, ओंटारियो भी आपके लिए नया ही है, राइट। और है तो कनाडा ही, चाहे आप किसी भी प्रोविंस में चले जाओ। अब तो हर एक प्रोविंस में कनाडा के आपको इंडियंस मिल जाएंगे। ठीक है, हर एक सिटी में, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई इंडियन तो मिल ही जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि ओंटारियो भी आपने नए आना है, कहीं और जगह पे आप अगर नए चले जाओ, ऐसी जगह में जाओ जहां पे आपके पीआर के रूल इजी हो बाद में, चाहे आप स्टडी के लिए आ रहे हो, चाहे आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, चाहे आपको पीआर मिल रही है किसी और प्रोविंस में, तो आपके लिए वो अच्छा ही है। क्योंकि एक बार आप आके सेट हो जाते हो, उसके बाद आप कहीं भी मूव करो, आपकी पीआर होगी। बाद में बंदे की थोड़ी थिंकिंग ही चेंज हो जाती है, नो डाउट, बाद में भी बंदे के लिए नया ही होता है, बट आपको ना ये कंट्री अपनी लगनी लगती है थोड़ी सी। जब आप पीआर हो जाते हो, जब आपकी सिटीजनशिप हो जाती है, तो अब ऐसे लगता है कि यार हाँ, अब फिर बंदा कहने लगता है कि यार हाँ, ये हमारी कंट्री है। तो थोड़ा फिर उस टाइम पे मूव होना इतना मुश्किल नहीं लगता है जिस टाइम पे आपको स्ट्रेसफुली मूव होना पड़ता है अपनी पीआर के लिए। ठीक है, तो अब मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। पॉइंट पे आते हैं कि ओंटारियो में पीआर का क्या सीन है। तो बेसिकली जैसे आपको सबको पता है कि एक तो एक्सप्रेस एंट्री है। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री तो कॉमन है, जिसको भी पूछ लो सबको पता है एक्सप्रेस एंट्री में क्या है। एक्सप्रेस एंट्री के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, अगर उसके पॉइंट्स वगैरह चेक करने हैं तो वो कैसे कर सकते हो आप। बट एक्सप्रेस एंट्री में आज बात करते हैं कि ओंटारियो में आप एक तो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर लगा सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है कि आप अपनी 1 साल का एक्सपीरियंस लेते हो। अब तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज एक्सप्रेस एंट्री में ऐड कर दी गई है। पहले क्या होता था, नॉक जॉब्स ही होती थी, जैसे नॉक BA O वाले लोग एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते थे। अब थोड़े से चेंजेस आए हुए हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो आपको अगर उस मतलब नॉक कोड में आप जॉब करते हो, तो आपने अपनी GC.की पे अपनी जो है Canada.ca की वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल बनानी है एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, चाहे आप कनाडा में हो चाहे आउटसाइड कनाडा हो। ठीक है, तो ये ओंटारियो की बात नहीं हो रही, एक्सप्रेस एंट्री ऑल ओवर कनाडा होती है। ठीक है, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट जब आप एक्सप्रेस एंट्री अप्लाई करते हो तो उसमें ऑप्शन होती है कि आप किस प्रोविंस में कनाडा की रहना चाहते हो। तो उस जगह पे आप जिस भी प्रोविंस के, लेट्स से जैसे नोवा स्कॉशिया की क्रिटिकल, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंडर अगर आप न्यू ब्रंसविक पिक कर लेते हो तो एक्सप्रेस एंट्री में,
तो वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ही आपको न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल प्रोग्राम के अंदर आपको जो इनविटेशन आना था, ठीक है। तो ऐसे जिस भी प्रोविंस को आप सिलेक्ट करते हो उस प्रोविंस में जो भी कोई अच्छा चल रहा होगा, आप ऑल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑल नहीं कर सकते, ऑल प्रोविंसेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें जिस भी मतलब प्रोविंस में अच्छा प्रोग्राम चल रहा होगा उस प्रोविंस वो आपको नॉमिनेट कर देगी अगर आप एक्सप्रेस एंट्री। बट वो डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, जैसे न्यू ब्रंसविक वाला जो प्रोग्राम था वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर ही था। अगर न्यू ब्रंसविक वाली वीडियो नहीं देखी अभी तक, वो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहां से देख सकते हो, और ऊपर आई कार्ड में भी उसका लिंक दे दूंगी, कहीं ना कहीं वहां पे भी देख सकते हो आप लिंक पे क्लिक करके, ठीक है। तो एक तो वो चीज होगी। फिर एक्सप्रेस एंट्री में आपका क्या होता है कि एवरी 2 वीक्स में ड्रॉ निकलता है, ठीक है, कनाडा में CRS स्कोर के बेसिस पे। जब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो उसके आपके पॉइंट बनते हैं। वो आपको मैं 10 बार मतलब हर वीडियो में बता चुकी हूँ वो कि वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसमें डिपेंड करते हैं आपके पॉइंट बनने में, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपके पॉइंट बन जाते हैं। बट जस्ट अगर एवरेजली मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12th करी है, बहुत अच्छे आपके स्कोर हैं, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो ऑन एन एवरेज 350 से 400 के बीच में बनते हैं, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो फिर आपके 400 से 450 के बीच में बन जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनते, वो भी तब अगर आपके आईएलटीएस के बैंड बहुत ज्यादा है। मास्टर्स करी है तो थोड़े से और ऐड कर लो, मतलब 480 तक बड़ी मुश्किल से बंदा पहुंचता है जिसने मास्टर्स भी करी हो, ठीक है। तो ये उसके बाद जब अगर कट ऑफ नीचे चला जाता है तो फिर आपको इनविटेशन आता है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर पीआर विच इज फेडरली। एक्सप्रेस एंट्री जो है फेडरली पीआर होती है, मतलब पूरे कनाडा की पीआर, ठीक है, फेडरल पीआर होती है। फिर आपको फेडरल पीआर में आपकी फाइल चली जाती है तो आप अप्लाई कर सकते, मतलब फेडरल में आपकी पीआर की फाइल चली जाती है, उसके बाद आप अप्लाई हो जाता है आपका। तो फिर 6 महीने का प्रोसेस है, उसके अंदर अंदर आपकी जो है पीआर आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद पीआर कार्ड आ जाता है, सब कुछ। तो एक तो ये तरीका है सिंपल जो मैं हमेशा बताती हूँ एक्सप्रेस एंट्री का, ओंटारियो में पीआर लेने का। अब सबको पता है कि, अब सब बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही है इसमें क्या है, एक्सप्रेस एंट्री में तो मेन मुद्दा तो हमारा पॉइंट्स का ही है, पॉइंट्स ही नहीं बन रहा है। दूसरा पीएनपी मतलब दूसरा ओंटारियो में पीआर लेने का जो तरीका होता है वो होता है ओंटारियो पीएनपी। अब ओंटारियो पीएनपी की दिक्कत बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ओंटारियो पीएनपी एक तो है कि ओंटारियो पीएनपी जो है हर वक्त नहीं खुली रहती, कई बार वो एप्लीकेशंस बंद कर देते हैं लेना, ठीक है। जैसे कि बाकी प्रोविंसेस की मोस्टली हर टाइम ही ओपन रहती है पीएनपी, बट ओंटारियो की हर टाइम ओपन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको लोगों की जरूरत ही नहीं है। ओंटारियो ऑलरेडी इतना ज्यादा पैक्ड हो चुका है, उनको लोगों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे रूरल नॉर्दर्न प्रोग्राम निकला था, ओंटारियो के अंडर ही निकला था, क्योंकि ओंटारियो में कुछ ऐसी सिटीज, पॉपुलर सिटीज हैं, जैसे थंडर बे है, नॉर्थ बे है, ये थोड़ा ऐसी जगह है जहां पे ओंटारियो में भी पॉपुलेशन कम है, तो उस वजह से उन्होंने रूरल नॉर्दर्न प्रोग्राम निकाला था। तो ओंटारियो के अंडर 9 ऐसी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं जिसके अंडर आप अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम, स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रीम, वो चाहे इनसाइड कनाडा चाहे आउटसाइड कनाडा, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी 9 ऐसी स्ट्रीम्स है जिसकी मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन सी ऐसी 9 स्ट्रीम्स है जिसके अंडर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ओंटारियो की पीएनपी का और क्या चक्कर होता है कि अगर आप लेट्स से इंटरनेशनल स्टूडेंट एज ए पीएनपी अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके कोर्स खत्म होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर ही आप ओंटारियो की पीएनपी लगा सकते हो, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। बट अगर आपको पता ही है कि आपने ओंटारियो में रहना, पीएनपी मतलब लेनी है, जब पीएनपी खुली है 1 साल में अच्छी सी अपनी जॉब ढूंढो। क्योंकि मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो ना, जब आप अपनी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए यार, चाहे फैक्ट्री में मिल जाए चाहे कहीं भी मिल जाए, हमें अपनी फीसें निकालनी है। उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोल रही, बट अगर उस टाइम पे आप अपनी धीरे धीरे कोर्स के साथ साथ, या फिर मतलब ऐसे टाइम पे अपनी ब्रेक टाइम पे, जब आपको 4 महीने का ब्रेक मिलता है कई लोगों को, उस टाइम पे अगर आप स्किल्ड लेवल की जॉब ढूंढना शुरू कर दो ना, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऊपर एक तो प्रेशर नहीं होता कि अभी चाहिए जॉब, अभी क्योंकि आप स्टूडेंट होते हो उस टाइम पे, ठीक है। जब स्किल्ड लेवल की आप जॉब ढूंढना शुरू कर दोगे तो बाय द टाइम आपको आपका वर्क परमिट मिलेगा, बाय द टाइम आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होगा टूवर्ड्स योर पीआर, उस टाइम पे आपके पास एटलीस्ट आपकी स्टेबल नॉक कोड वाली जॉब होगी। आप कहीं भी अगर लेट्स से 1 साल,
मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर ओंटारियो में ही रहना है ना, तो 1 साल से ज्यादा वेट मत करो। 1 साल आपने एक्सपीरियंस लिया, आपको पता चल गया, एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाई, 2 3 4 ड्रॉ देख लिए, 2 3 महीने हो चुके हैं ड्रॉ देखते हुए, बट कुछ नहीं बन रहा। उससे ज्यादा वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फटाफट से कहीं पे मूव करो, अपनी पीआर लो। क्योंकि जब आप सोचते हो ना कि 1 साल का वर्क परमिट रह गया, तब आप मूव होते हो तो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। वो उस टाइम पे बंदे के एक तो दिमाग पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा बंदे को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो फिर उस जल्दी जल्दी में ना बंदा बहुत सारे गलत डिसीजन लेता है। इसीलिए जितना हो सके उतना अपने आप को एडवांस प्रिपेयर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ओंटारियो में एक तो ये हो गया पीएनपी स्टूडेंट वालों का। जो आउटसाइड कनाडा है उनका ओंटारियो में वो स्किल्ड वर्कर के अंडर, स्किल्ड ट्रेड के अंडर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, इन चीजों में जो है आप ओंटारियो में पीएनपी लगा सकते हो। बट अगेन ओंटारियो की पीएनपी हमेशा एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, वो बंद कर देते हैं, थोड़े टाइम के लिए खोलते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही ओपन होती है अगर उस टाइम पे आपका स्किल जो आपके पेपर वर्क जो आपकी सारा एक्सपीरियंस पूरा होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए अपने आप को रेडी रखा करो। एक तो मेनली आपको पुलिस क्लियरेंस करवानी होती है, वो आप उस टाइम पे करवाओ जिस टाइम पे मतलब आपको लगता है कि ओके मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, अब विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर तो मैं फाइल लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आप अपनी पुलिस क्लियरेंस डालो, क्योंकि पुलिस क्लियरेंस सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होती है, ठीक है। पुलिस क्लियरेंस आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप अप्लाई करते हो ना, तब आपको पेपर वर्क नहीं चाहिए होता। जब आपको इनविटेशन आ जाता है, चाहे वो फेडरल है, जब आपको इनविटेशन आ जाता है ना फेडरल, लेट्स से आपने एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगाई है, आपने अपने पॉइंट बना लिए, प्रोफाइल बन गई, एप्लीकेशन सब चलेगी, अब ड्रॉ निकला, आपका ड्रॉ में इनविटेशन आ गया कि कंग्रेचुलेशन यू आर इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद आपने पेपर वर्क भेजने होते हैं, उससे पहले नहीं। तो इसलिए आप प्रोफाइल अपनी पहले क्रिएट कर सकते हो, बट पेपर वर्क बहुत अलग अलग, यहाँ पे गलत मत ले जाना मुझे। अब जैसे लेट्स से जिन्होंने अपने असेसमेंट क्रेडेंशियल जो एजुकेशन क्रेडेंशियल करवाने होते हैं, जिसको ईसीए वेस बोलते हैं, हम वेस करवानी होती है कि अपनी स्टडी को अपने इक्विवेलेंट दिखाना होता है कनाडा की स्टडी के मतलब अकॉर्डिंगली। उस चीज को आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाने से पहले करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप वो बाद में करोगे तो उसके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसी चीजें आपको पहले करवानी पड़ती है। अब लेट्स से पुलिस क्लियरेंस है, नंबर 2 पे आपका मेडिकल है। अब जो कि कनाडा में जो रह रहे हैं उनके लिए तो मेडिकल बंद कर दिया है, जो आउटसाइड कनाडा से अप्लाई करेंगे उनको कराना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें आप बाद में करा सकते हो, पहले कराने की जरूरत नहीं है। तो पहले अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करो, उसके बाद साइड बाय साइड जब तक आपके ड्रॉ निकलते रहेंगे, आपको इनवाइट आएगा, उस टाइम के अंदर अंदर आप अपना वो कर लो, पुलिस क्लियरेंस करवा लो। बट हाँ, यहाँ पे आइल्स भी आपको पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि आइल्स के स्कोर जब ऐड होंगे उसमें तभी आपके जो पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको पहले करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीजें जो आप बाद में भी कर सकते हो। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये था एक तीसरा और पॉइंट। तो अब मुझे लगता है कि मैंने आपके जो माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ओंटारियो में पीएनपी हो सकती है, जब पीआर हो सकती है, पीएनपी मिल जाती है, तो ये क्वेश्चन थे। पॉइंट्स कैसे आपने ओंटारियो की पीएनपी के पॉइंट कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओंटारियो की पीएनपी या पीआर के बारे में थी। मुश्किल भी नहीं है, बट इट्स जस्ट आपको ओंटारियो में पेशेंस चाहिए। अगर आप सोच रहे हो सकता है लक है कि पॉइंट नीचे चले जाएं तो आपका ड्रॉ आ सकता है। अब जैसे लास्ट ड्रॉ निकला था वो 489 का था, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके 488 बन रहे थे, जहां 485 बन रहे थे, तो वो 3-4 पॉइंट से रह गए, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हुआ है। अब लेट्स से अगर अगला ड्रॉ आए, अगर लेट्स से वो 480 का आ जाए, तो जो जितने भी हैं उन सबका हो जाएगा, राइट। तो वो चीजें हैं इट्स ओंटारियो में। बाकी जगह में ये अगर क्या आपको ओंटारियो में पीएनपी मिल जाती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 600 पॉइंट्स आपको पीएनपी के मिल जाते हैं, फिर चाहे आप ओंटारियो में हो चाहे कहीं भी हो, राइट। तो वो चीज है, बस यही चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओंटारियो में अगर रहना है तो कब तक रहना है, क्या टाइम फ्रेम आपका दिमाग में होना चाहिए, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस आई थिंक मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी कि क्या ओंटारियो में। मैंने आपका क्वेश्चन जो था बेसिकली जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता था
उसको मैंने आंसर कर दिया है। आई थिंक अगर कुछ बचा हो तो आप मुझे मैसेज और कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।